दोस्तों, आज मैं आपको हड़प्पा के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत किसी इतिहासकार ने नहीं बल्कि फौज से भागे हुए एक शख्स ने की थी। साल था 1826। भारत के पंजाब इलाके में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, जेम्स लुईस नाम का एक अंग्रेज सिपाही ब्रिटिश फौज को छोड़कर भाग गया था। उसे डर था कि कहीं वह पकड़ा न जाए, इसलिए उसने अपना असली नाम छिपा लिया और अपना नया नाम रखा, चार्ल्स मैसन। मैसन एक बंजारे की तरह दर दर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखी जगह पर पड़ी। एक खाली मैदान में पुरानी ईंटों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे। वहां रहने वाले लोग उन टीलों को भूतों का बसेरा मानते थे। मैसन ने अपनी डायरी में नोट किया कि यहाँ किसी बहुत पुराने और बड़े शहर के अवशेष दबे हुए हैं। उसे लगा कि शायद ये खंडहर सिकंदर महान के जमाने के हैं, पर मैसन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जो देख रहा है वो सिकंदर से भी 2000 साल पुराना इतिहास है। असल में वो हड़प्पा के खंडहर थे, पर उस समय किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके करीब 30 साल बाद 1856 में एक ऐसी बड़ी चूक हुई जिसने हमारे इतिहास को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता। उस वक्त अंग्रेज कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरियां बिछाने का काम कर रहे थे। पटरियों के नीचे डालने के लिए उन्हें ढेर सारे पत्थरों की तलाश थी। तभी मजदूरों की नजर पास में मौजूद हड़प्पा के उन खंडहरों पर पड़ी जहां लाखों की संख्या में मजबूत और पक्की ईंटें दबी हुई थीं। अंग्रेज इंजीनियरों को लगा कि ये तो उनके बड़े काम की चीज है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हड़प्पा की उन हजारों साल पुरानी शानदार इमारतों को गिरवा दिया और उनकी ईंटें निकालकर रेल की पटरी के नीचे बिछवा दी। इतिहास के जानकारों का मानना है कि करीब 160 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी हडडी अछप्पा की उन्हीं पुरानी ईंटों के ऊपर खड़ी है। सोचिए, अनजाने में ही सही, पर दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के एक बहुत बड़े हिस्से को हमेशा के लिए ट्रेन के पहियों के नीचे दबा दिया गया। वह विरासत जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए था, वह पटरियों के नीचे दफन होकर रह गई। वक्त बदला और साल आया 1920। उस समय भारत के पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी सर जॉन मार्शल थे। उनकी टीम में 2 भारतीय इतिहासकार भी शामिल थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। जहां एक तरफ दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जगह पर खुदाई का काम शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ राखाल दास बनर्जी ने सिंध के इलाके में एक ऊंचे टीले को खोदना शुरू किया। वहां के रहने वाले लोग उस टीले को मोहन जोदरोस कहते थे, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मुर्दों का टीला। जैसे जैसे वहां से मिट्टी हटाई गई, जमीन के नीचे से एक ऐसा नजारा निकला जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वह कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि आज के किसी बड़े और आधुनिक शहर जैसा था। वहाँ की सड़कें एकदम सीधी थीं, जो एक दूसरे को बराबर काटती थीं। घर पक्की ईंटों के बने थे, जिनमें से कुछ 2 या 3 मंजिल के भी थे। ताज्जुब की बात तो ये है कि हर घर के अंदर अपना खुद का कुआं और नहाने की जगह थी। पर सबसे कमाल की चीज थी वहाँ का सफाई का इंतजाम। नालियां पूरी तरह ढकी हुई थीं और घर घर का गंदा पानी एक मुख्य गटर लाइन में जाकर मिलता था। उस दौर में लंदन और पेरिस जैसे बड़े शहरों में भी ऐसी सफाई व्यवस्था नहीं थी, जैसी भारत के लोगों ने 5000 साल पहले ही तैयार कर ली थी। जॉन मार्शल ने दुनिया को डंके की चोट पर बताया कि भारत का इतिहास अब सिर्फ 2000 साल का नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल पीछे चला गया है। लेकिन इस सभ्यता की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है यहाँ की एक रूपता। चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, लोथल हो या कालीबंगन, ये सभ्यता करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली थी। फिर भी यहाँ का हर शहर एक ही जैसा दिखता था। ताज्जुब तो इस बात का है कि हर जगह ईंटों का आकार एक था, वजन के बाट एक जैसे थे और सड़कों की चौड़ाई भी बिल्कुल बराबर थी। आज की तरह ना इंटरनेट था, ना फोन और न ही तेज गाड़ियां। फिर भी इतने बड़े इलाके में हर चीज एक जैसी कैसे मुमकिन हुई? क्या उस समय कोई ऐसी सरकार थी जो सबको संभालती थी, या फिर यहाँ के लोग इतने ज्यादा अनुशासित थे कि वे खुद ही सारे नियमों का सही ढंग से पालन करते थे? अक्सर जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी पुरानी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें बड़े बड़े मंदिर या राजाओं के आलीशान महल दिखाई देते हैं। लेकिन सिंधु घाटी की कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ न तो कोई भव्य मंदिर मिला, न ही राजाओं का कोई बड़ा महल और न ही किसी भगवान की कोई विशाल मूर्ति। यहाँ खुदाई में जो सबसे बड़ी इमारत मिली वो था द ग्रेट बाथ, यानी एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग धर्म या किसी खास शासक की सेवा करने के बजाय साफ सफाई और आम जनता की सुविधाओं को ज्यादा तवज्जो देते थे। यह शायद दुनिया का पहला ऐसा समाज था जहाँ ऊंच नीच बहुत कम थी और सबको एक समान अधिकार मिलते थे।
यहाँ अमीर और गरीब के बीच आज जैसा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन हर शानदार इतिहास के पीछे एक खौफनाक राज भी छिपा होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान जानकारों को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। वहाँ की गलियों और मकानों की सीढ़ियों पर इंसानी कंकाल यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत बहुत अचानक आई हो और लोगों को संभलने तक का वक्त न मिला हो। न तो कोई भाग सका और न ही किसी को अंतिम संस्कार का मौका मिला। इन हड्डियों के ढेर को देखकर मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्या वहाँ कोई भयानक बाढ़ आई थी, कोई जानलेवा बीमारी फैली थी, या फिर जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि वहाँ महाभारत जैसा कोई भीषण युद्ध हुआ था या कोई एटमी धमाका हुआ था? इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य आज भी उनकी लिखावट में छिपा है, जिसे आज तक कोई PRH नहीं पाया। वो पत्थर जिन पर अजीब किस्म के जानवर और निशान बने हैं, वे आज भी खामोश हैं। इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है। हम मिस्र के पिरामिडों पर लिखी बातों को समझ सकते हैं, मेसोपोटामिया की मिट्टी पर लिखे अक्षरों को PRH सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की भाषा आज भी एक अनसुलझी पहेली है। खुदाई में हजारों की संख्या में छोटी छोटी पत्थर की मोहरें मिली हैं। इन पर मछली, बर्तन, तीर और इंसानों जैसे करीब 400 से भी ज्यादा अलग अलग निशान बने हुए हैं। पर अफसोस कि हजारों साल बाद भी हम उनके संदेशों को डिकोड नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें आज तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे हम उनकी भाषा का मतलब समझ सके। सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी लिखाई का कोई भी अनुवाद पीछे नहीं छोड़ा। अब इस पर जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि ये दक्षिण भारतीय भाषाओं द्रविड़ की जड़ है, तो कुछ इसे संस्कृत से जोड़कर देखते हैं। वहीं कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि ये कोई भाषा थी ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ कुछ निशान थे, जैसे आज के दौर में सड़कों पर ट्रैफिक साइन या कंपनियों के लोगो होते हैं। हम आज तक नहीं जान पाए कि उन्होंने क्या लिखा था। क्या वे भगवान की प्रार्थनाएं थीं या फिर सिर्फ व्यापार के लेन देन का हिसाब? इन पत्थरों की मोहरों पर एक और अजीब बात देखने को मिली। इन पर सबसे ज्यादा दिखने वाला जानवर कोई शेर या हाथी नहीं था, बल्कि वह था एक सींग वाला रहस्यमयी जानवर। हजारों मोहरों पर एक ऐसा जीव बना है जिसका शरीर तो बैल जैसा है, पर सिर पर एक लंबा सींग है। उसके आगे एक अजीब सा स्टैंड भी बना होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न होते थे? साइंस कहता है बिल्कुल नहीं। तो फिर वो क्या था? शायद वो एक बैल की ऐसी तस्वीर थी जिसमें उसका दूसरा सींग पहले के पीछे छिप गया हो, या फिर ये उनका कोई पवित्र चिन्ह था, जैसे आज हम नंदी या गरुड़ को पूजते हैं। मुमकिन ये भी है कि ये उस समय के सबसे बड़े व्यापारियों या अधिकारियों की पहचान का कोई खास बैज रहा हो, जिसे दिखाकर उन्हें खास सुविधाएं मिलती थी। अब बात करते हैं गुजरात के लोथल शहर की। साल 1954 में जब यहाँ खुदाई की गई तो ईंटों से बना एक बहुत बड़ा तालाब जैसा ढांचा मिला। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये शायद पानी जमा करने का कोई जलाशय है, लेकिन जब इसकी बनावट की गहराई को समझा गया तो सबके होश उड़ गए। असल में ये दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड बंदरगाह था। सिंधु घाटी के लोग पानी के विज्ञान यानी इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उन्होंने समुद्र और साबरमती नदी के पानी को शहर तक पहुंचाने के लिए एक खास नहर तैयार की थी। उन्होंने टाइड कंट्रोल सिस्टम भी बना लिया था, यानी जब समुद्र में ऊंची लहरें उठती तो जहाज अंदर आ जाते और पानी कम होते ही लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते ताकि जहाज कीचड़ में न फंसे। लोथल से ऐसी कई मोहरें मिली हैं जो खाड़ी देशों और ओमान की हैं। यहाँ तक कि इराक, मेसोपोटामिया के राजाओं ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि वे मेलुहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। जानकारों का मानना है कि मेलुहा असल में सिंधु घाटी सभ्यता का ही पुराना नाम था। ये लोग दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे जो कीमती पत्थर, हाथी दांत और यहाँ तक कि मोर का भी व्यापार विदेशों में करते थे। वहीं मोहनजोदड़ो की खुदाई में 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली, जिसे आज दुनिया डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है। यह मूर्ति उस समय के समाज और फैशन को समझने का एक बड़ा जरिया है। उस मूर्ति के एक हाथ में ऊपर से नीचे तक ढेर सारी चूड़ियां हैं, एक हाथ कमर पर रखा है और सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका है। उसके चेहरे पर जो निडर भाव है, उसे देखकर एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने कहा था कि इस लड़की के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी शान है, जैसे वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना जानती हो। इससे पता चलता है कि उस समय महिलाओं का समाज में बहुत सम्मान था। वे न केवल कला और फैशन के शौकीन थे, बल्कि धातुओं को पिघलाकर सुंदर चीजें बनाना भी बखूबी जानते थे। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि कोई समाज कितना सुखी था, तो वहाँ के बच्चों के खिलौनों को देखिए। सिंधु घाटी की खुदाई में हथियार तो नाम मात्र के मिले हैं, जैसे तांबे के छोटे चाकू या भाले, जो शायद शिकार या रसोई के काम आते होंगे।
वहाँ न तो कोई बड़ी तलवार मिली, न ढाल और न ही जंग में पहने जाने वाले कवच, लेकिन हाँ, वहाँ खिलौनों का एक खजाना मिला है। मिट्टी की बनी छोटी बैलगाड़ियाँ, सिर हिलाने वाले खिलौना जानवर, सीटी जैसी आवाज निकालने वाली चिड़िया और शतरंज जैसे बोर्ड गेम्स। ये एक ऐसा अनोखा समाज था जिसका ध्यान लड़ाई झगड़े पर नहीं बल्कि व्यापार और अपने परिवार की खुशियों पर था। मानव इतिहास में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी सभ्यता ने बिना किसी बड़े युद्ध के पूरे 700 सालों तक इतनी शांति से राज किया हो। पर साल 1900 ईसा पूर्व BC के करीब कुछ बहुत बुरा होने लगा। जो भाषा और लिखाई हजारों सालों से एक जैसी थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। व्यापार का हिसाब किताब बिगड़ने लगा। लोथल का शानदार बंदरगाह सूख गया और मोहनजोदड़ो की जो सड़कें कभी एकदम साफ रहती थीं, वहां अब लोग बेतरतीब तरीके से घर बनाने लगे थे। वो अनुशासन और वो एकता जो सबको जोड़ कर रखती थी, अब बिखर रही थी। लोग अपने हंसते खेलते घरों को छोड़ कर जाने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या कुदरत ने अपना रुख बदल लिया था या कोई बाहरी हमलावर आ पहुंचा था? धोलावीरा शहर के दरवाजे पर मिट्टी में गिरा हुआ एक बड्ढा साइन बोर्ड मिला है, जिस पर 10 बड्ढे अक्षर लिखे हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है। शायद उस पर स्वागत है जैसा कुछ लिखा होगा, पर अब उस शहर में स्वागत करने वाला कोई बचा ही नहीं था। साल 1944 में ब्रिटिश इतिहासकार सर मोर्टिमर व्हीलर पुरातत्व विभाग के मुखिया बने। जब उन्होंने मोहनजोदड़ो की गलियों में बिखरे उन 37 कंकालों को देखा तो उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। व्हीलर ने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें भगवान इंद्र को पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला बताया गया है। उन्होंने एक जज की तरह अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के जिम्मेदार इंद्र ही हैं। उनकी थ्योरी थी आर्यों का हमला। व्हीलर का मानना था कि मध्य एशिया से घोड़ों पर बैठकर आर्य भारत आए और उन्होंने इन शांति से रहने वाले व्यापारियों पर हमला करके उनका कत्लेआम कर दिया। सालों तक हमारी किताबों में भी यही पढ़ाया जाता रहा, लेकिन असलियत क्या है? आज के आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। रिसर्च में पता चला कि वे कंकाल एक ही समय के नहीं थे, बल्कि वे अलग अलग सालों में मरे हुए लोगों के थे। उन हड्डियों पर हथियारों के ऐसे कोई गहरे निशान भी नहीं मिले जो किसी बड़े युद्ध की गवाही देते हों। सबसे बड़ा सबूत मिला राखी घड़ी में। वहां के DNA सैंपल्स से पता चला कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीन हजारों सालों से एक जैसे ही थे, यानी बाहर से कोई बड़ी आबादी अचानक हमला करने नहीं आई थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई जंग नहीं हुई तो आखिर वे लोग मरे कैसे और यह पूरी सभ्यता कैसे खत्म हुई? हकीकत तो ये है कि उस महान सभ्यता का कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि बदला हुआ मौसम और कुदरत थी। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ सिंधु नदी के भरोसे नहीं थे, बल्कि वे एक और बहुत बड़ी नदी पर निर्भर थे, जिसे कई जानकार पौराणिक सरस्वती नदी कहते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और जमीन की जांच से पता चलता है कि करीब 4000 साल पहले हिमालय के इलाके में बड़े भूकंप आए थे। इन भूकंपों की वजह से जमीन का हिस्सा ऊपर उठ गया और नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। जो यमुना नदी पहले सरस्वती में जाकर मिलती थी, वो रास्ता बदलकर गंगा की तरफ बहने लगी। इसी तरह सतलज नदी भी मुड़कर सिंधु नदी में जा मिली। नतीजा ये हुआ कि वो विशाल सरस्वती नदी, जिसके किनारे हजारों बस्तियां बसी थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी। जरा सोचिए उस डर के बारे में जब लोगों ने देखा होगा कि उनके कुएं सूख रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और आसमान से पानी बरसना बंद हो गया है। यह एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। लोग भूख से तड़पने लगे और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। मोहनजोदड़ो की गलियों में मिले वो कंकाल शायद किसी महामारी या भुखमरी का शिकार थे, न कि किसी लड़ाई के। अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमयी बात की जो अक्सर इंटरनेट पर सुनाई देती है। क्या मोहनजोदड़ो में हजारों साल पहले कोई परमाणु धमाका हुआ था? कुछ लोग दावा करते हैं कि वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ रेडियो एक्टिव राख मिली है और पत्थर पिघलकर कांच बन गए। कहा जाता है कि ऐसा तभी होता है जब तापमान 1500 डिग्री से ऊपर चला जाए। लोग इसे महाभारत के ब्रह्मास्त्र से भी जोड़ कर देखते हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर यह थ्योरी खरी नहीं उतरती। असल में वो पिघले हुए पत्थर किसी बम से नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टियों की तेज गर्मी से बने थे। किसी भी बड़ी लैब ने वहाँ रेडियो एक्टिविटी होने का कोई ठोस सबूत नहीं पाया है। वो जिसे राख समझा गया, वो असल में सदियों से जमा हुई धूल और पुरानी ईंटों का चूरा था। यह बात काफी हद तक सच लगती है कि महाभारत में बताई गई द्वारका नगरी का समुद्र में डूबना और सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होना एक ही समय के आसपास हुआ होगा। जब नदियां पूरी तरह सूख गईं और शहर रहने के लायक नहीं बचे, तो लोगों के पास वहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
वे अपने शानदार पक्के मकानों, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और उन बड़े बड़े स्नानागारों को छोड़कर पूरब और दक्षिण की दिशा में निकल पड़े। वे गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात महाराष्ट्र के इलाकों में जाकर बस गए। लेकिन यहाँ एक बड़ी त्रासदी हुई। नए इलाकों में वैसी सुख सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए उन्हें मजबूरन दोबारा गांवों वाली सादी जिंदगी में लौटना पड़ा। आने वाली कुछ सदियों में लोग लिखना पढ़ना भूल गए, ईंटें बनाने का वो पुराना हुनर खो गया और विदेशों से होने वाला व्यापार भी बंद हो गया। इतिहास में इसे शहरी सभ्यता का अंत कहा जाता है। ऐसा लगा मानो भारत विकास की दौर में 1000 साल पीछे चला गया हो। तो क्या सिंधु घाटी की वो महान सभ्यता पूरी तरह मर गई? जवाब है नहीं। शहर खत्म हुए थे, लोग नहीं। सिंधु घाटी के वो लोग कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि वे हम बन गए। आज भी जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, औरतें अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, हम पीपल के पैर की पूजा करते हैं, या जिस अंदाज में साड़ियाँ पहनी जाती हैं, ये सब हमने किसी किताब से नहीं सीखा। ये संस्कार और ये परंपराएं हमारे खून में, हमारे डीएनए में पिछले 5000 सालों से चली आ रही हैं। हड़प्पा की वो ईंटें भले ही आज मिट्टी में मिल गई हों, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी भारत की आत्मा में सांस ले रही है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। राखी घड़ी की हालिया डीएनए रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने आर्य सिद्धांत और भारतीय इतिहास की किताबों को बदलने की चुनौती दे दी है। क्या हम सच में बाहर से आए थे या हम हमेशा से यहीं थे? हरियाणा का हिसार जिला, यहाँ एक गांव है राखी घड़ी। ये जगह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ी साइट मानी जा रही है। साल 2015 से 16 में यहाँ पुरातत्वविदों ने खुदाई की और उन्हें एक 4500 साल पुराना महिला का कंकाल मिला। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल के कान की हड्डी से डीएनए निकाला। ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कामयाबी मिली। 2019 में जब इस डीएनए की रिपोर्ट दुनिया के सामने आई तो इतिहास की किताबों में भूचाल आ गया। उस महिला के डीएनए में स्टेपी यानी आर्यन जीन का कोई नामो निशान नहीं था, यानी तथाकथित आर्य उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये है कि उस समय कोई भी बाहरी हमलावर यहाँ मौजूद नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका डीएनए आज के उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों से मेल खाता है। यानी सच तो ये है कि हम सब, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, उसी हड़प्पा वाली महिला के वंशज हैं। आर्य और द्रविड़ के बीच की ये लड़ाई शायद सिर्फ राजनीति ने पैदा की थी, क्योंकि विज्ञान ने साफ कर दिया है कि हड़प्पा के लोग ही आज के आधुनिक भारतीय हैं। हम कहीं से आए नहीं हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। अब चलिए उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनौली गांव। साल 2018 में यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने इस पुरानी सोच को ही खत्म कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शांति प्रिय व्यापारी थे और लड़ना नहीं जानते थे। सनौली में जमीन के नीचे से शाही ताबूत निकले और उनके साथ मिले युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रथ, तांबे की तलवारें, ढाल और हेलमेट। ये खोज करीब 4000 साल पुरानी है और यही वो समय है जब महाभारत का युद्ध माना जाता है। सनौली के ये योद्धा साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ घर बनाना ही नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में तलवार चलाना भी जानते थे। ये खोज शायद उस वैदिक काल और हड़प्पा के बीच के अधूरे सच को पूरा करती है। आज 5000 साल बाद हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, आसमान में सैटेलाइट्स हैं और पटरियों पर बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। लेकिन क्या हम वाकई हड़प्पा के उन लोगों से ज्यादा समझदार हैं? आज जरा सी बारिश होती है तो हमारे मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों की सड़कें तालाब बन जाती हैं और गटर जाम हो जाते हैं। वहीं हड़प्पा के लोगों ने 5000 साल पहले ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जो कभी फेल नहीं हुआ। उन्होंने पानी की एक एक बूंद की कीमत को समझा था। इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि बिगड़ते पर्यावरण की वजह से खत्म हुई थी। उन्होंने नदियों को सूखते और कुदरत को बदलते देखा था। आज हम भी ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का मिजाज बदल रहा है। हड़प्पा के वो खंडहर आज हमसे चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर तुम प्रकृति के साथ मिलकर नहीं चले तो तुम्हारे ये आलीशान शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बनकर रह जाएंगे। कहानी के अंत में आइए एक नजर खुद पर डालते हैं। सुबह उठकर हमारा नहाना, हाथ जोड़कर नमस्ते कहना, एक भारतीय महिला का अपनी मांग में सिंदूर भरना, पीपल के पैर और नंदी की पूजा करना, यहाँ तक कि शतरंज का खेल, यह सब हमें हड़प्पा से विरासत में मिला है। सभ्यताएं कभी मरती नहीं हैं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। हड़प्पा की ईंटें भले ही रेल की पटरियों के नीचे दब गई हों, लेकिन उसकी रूह आज भी 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़क रही है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने जिस जगह को सिकंदर के जमाने का समझा था, वह असल में हमारी अपनी दास्तान थी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। हम ही हड़प्पा हैं। तो दोस्तों,
ये थी हड़प्पा की संपूर्ण इतिहास। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी कहानी ढूंढने में हिम्मत देती है। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखे, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर चल रही है। नमस्ते।